हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, तो जहां पर हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से जो एनर्जी होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो डिस्क्रीट नेचर के भी हो सकते हैं। उसी तरह से डुअल नेचर ऑफ लाइट में इस बिहेवियर के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि जो लाइट है उसका वेव नेचर भी होता है, साथ ही साथ जो होता है इसका पार्टिकल नेचर भी ये बिहेव करता है। तो लाइट का हमने शॉर्ट में कहा कि भाई ये वेव नेचर भी शो करता है और ये पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है। तो वेव नेचर को रिफ्लेक्ट करने वाले लाइट के जो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड फेनोमेनन है उसमें कुछ फेनोमेनन है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड आपके फेनोमेनन है जो लाइट के वेव नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और पार्टिकल नेचर की बात करें तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये मेनली दो इफेक्ट है जो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है। जब ये दोनों बिहेवियर एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाइड हो गए, देन फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया कि लाइट का डुअल नेचर एग्जिस्ट कर सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये जो वेव नेचर है ये आपके क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस में है, वेव ऑप्टिक्स। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके पार्टिकल नेचर का कौन कौन सा एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि ये क्या होता है, इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इनका ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब इसके साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हुआ क्या कि लाइट ने कुछ ऐसा फेनोमेनन शो किया जिससे पता चलता था कि लाइट वेव नेचर का है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी फेनोमेनन सामने आए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थे जिन्होंने ऐसा प्रूफ किया कि लाइट के पार्टिकल नेचर होते हैं। तो जब तक वेव नेचर था तब तक तो साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि भाई लाइट का वेव नेचर ही होता है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल नेचर आया तब उसके बाद साइंटिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया सभी ने कि हाँ लाइट का डुअल नेचर जो है वो हो सकता है। तब से ये कॉन्सेप्ट आ गया, तब से ये हम लोग बार बार ये सेंटेंस हम लोग कहीं भी पढ़ते होंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब ही यही होता है कि जो आपका लाइट है, ये लाइट जो है ये आपका वेव नेचर भी शो करता है और ये साथ ही साथ ये आपका पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। तो वेव नेचर कहने का मतलब सिंपल सा बात है, जब भी आप वेव वर्ड सुनोगे तो मतलब वहां पे एक्चुअली में ये एक कंटिन्यूअस फेनोमेनन है। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर की बात करोगे तो ये एक तरह से डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस फेनोमेनन है। तो मतलब ये है कि वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले ऐसे कौन कौन से फेनोमेनन थे। तो कुछ ऐसे फेनोमेनन थे लाइक, देखो, एक है आपका डिफ्रैक्शन, उसी तरह से एक पोलराइजेशन एंड एक है आपका इंटरफेरेंस। तो बेसिकली ये आपका तीन ऐसे फेनोमेनन है जो एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई करते हैं कि जो लाइट होता है उसका वेव नेचर होता है। अब ये तीनों टर्म जो होता है ये ऐसे अभी आप लोग ऐसे क्लास 11th स्टैंडर्ड में तो नहीं पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स एक आपका टॉपिक है फिजिक्स में, 12th में आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस जैसे वर्ड आप समझोगे वहाँ पे क्या है। तो ये वो फेनोमेनन है जो लाइट के वेव नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर हम डिस्क्रीट नेचर की बात करें तो कुछ फेनोमेनन इसके भी है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो कौन कौन से है भाई? तो एक आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी तरह से एक आपका होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
ठीक है। तो ये दोनों फेनोमेनन होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है। अब आप अभी ध्यान दो, हमने जब प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने क्या देखा था कि जो लाइट है वो डिस्क्रीट मैनर में वहाँ पे रेडिएशन एमिट कर रहा है, मतलब वो भी पार्टिकल नेचर को ही बता रहा था। तो बेसिकली वो थ्योरी था। ठीक है, आप कह सकते हो थ्योरी प्रपोज किया था तुम्हारा किसने, प्लैंक ने किया। लेकिन बाद में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, उसी तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेनन के थ्रू बाद में ये वेरीफाई हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। इस तरह से लाइट का डुअल नेचर, अब जो आपका कह सकते हैं दोनों नेचर जो है ये रिफ्लेक्ट होता है और इसे फाइनली एक्सेप्ट किया गया। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं एक एक करके भाई पार्टिकल नेचर। देखो हमारे अभी ये वेव नेचर का जो आपका पोर्शन है ये तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे एक एक करके सारे टर्म, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और इसके थ्रू हम समझेंगे कैसे लाइट जो है वो एक पार्टिकल नेचर शो कर सकता है। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो कि मान लो हमने कोई एक मेटल सरफेस ले लिया, और इस मेटल सरफेस में ऑब्वियसली मेटल लिया है तो उसमें काफ़ी सारे लूज इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। तो ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से एक मिनिमम एनर्जी से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, मिनिमम एनर्जी से बॉन्डेड होते हैं। उस मिनिमम एनर्जी को यहाँ पर हम लोग जो है वो फाई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है। तो फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट क्या है जिसे वर्क फंक्शन हम कह रहे हैं, तो बेसिकली ये वो मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, या इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी है जिससे एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से, ये जो हमने यहाँ पे मेटल सरफेस ले रखा है, इससे ये बॉन्डेड है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये बैठा हुआ है, इसके पास हमने कहा भाई एक सफिशिएंट एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है, फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट। अब मान लो हमें इस मेटल से इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो ऑब्वियसली अब उसे बाहर निकालना है तो उसे कुछ ना कुछ तो हमें लालच देना होगा। तो लालच यहाँ पे क्या है, तो लालच यहाँ पे एनर्जी। हम लोग को एनर्जी इसे प्रोवाइड करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है इसे हमें तुम्हारा एनर्जी हमें देना होगा। तो कितना एनर्जी देंगे भाई, सवाल ये है। तो देखो इसे हम, ये जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी एनर्जी अगर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से जंप कर जाएगा। याद रखना, अगर इसके इक्वल एनर्जी दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तुरंत कहा लालच। तो लालच है मतलब आपको कुछ तो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई नॉट डब्ल्यू नॉट, अगर आप इसके इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे कम में तो ऑब्वियसली उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू से जहाँ ज़्यादा एनर्जी आप सप्लाई करते हो, तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तुरंत यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग तुम्हारा सिंपल कहते हैं, जो इजेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये कि अब आप यहाँ पे क्या इंसिडेंट कराओगे, आप इसको इंसिडेंट कराओगे एक लाइट। ठीक है, आप यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा रहे हो जिसके पास प्रॉपर एनर्जी है, जो किससे ज़्यादा है तुम्हारा, इस फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से ज़्यादा है। तो मान लो ये एनर्जी है आपका ई। ठीक है, जो आप इंसिडेंट करा रहे हो, ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका इंसिडेंट एनर्जी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंसिडेंट एनर्जी जो है वो हमने गिराया किस पे, इस मेटल सरफेस पे, और ये एनर्जी फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से क्या है, ज़्यादा है। जैसे ही ज़्यादा होगा तो तुरंत यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत बाहर जंप कर जाएगा। अब आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल नेचर का होता है, और अगर इसमें हम लोग ये लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से सोचना, अगर ये लाइट है और अगर ये इंसिडेंट करा रहे हैं, तो बेसिकली लाइट का अगर वेव नेचर होता तो आता है, ये मेटल से टकराता है, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, वेव के जैसा शो करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट ने क्या किया,
उस मेटल सरफेस को रेडिएट करके इरेडिएट करके वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो मतलब पक्का इन लाइट में वो जो फोटोन्स वाला थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सही है। वो फोटोन्स ने क्या किया, आया और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल के लेके चला गया। तो याद ना, एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके बाहर निकालेगा, फिर दूसरा फोटोन आएगा, दूसरे को बाहर निकालेगा। इस तरह से जितने भी फोटोन्स आएंगे वो अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, अगर उनका एनर्जी, फोटोन्स का एनर्जी उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि भाई लाइट में जरूर पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि अगर बिना पार्टिकल के वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को कोलिजन के थ्रू बाहर निकाल नहीं सकते थे। तो मतलब यहाँ से ये चीज़ तो वेरीफाई हो गया कि लाइट के पास आपका पार्टिकल नेचर होता है, जिसके कारण वो क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, सो हमने क्या कहा, इफ एनी लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, सुटेबल एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, और इसका जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हमने क्या अज्यूम कर रखा है, फाई नॉट, हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी फाई नॉट। If any light of suitable energy E is incident on metal surface having threshold energy phi naught, ठीक है, और कंडीशन क्या है, E is greater than phi naught, then electron will be ejected from the metal surface. This phenomenon is known as, इसे ही हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो इजेक्टेड आपका इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं। तो इफ एनी लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी E इज इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन फाई नॉट, और कंडीशन क्या है, E मस्ट बी ग्रेटर देन फाई नॉट, देन इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब यही है। अब आप ऐसे सोचो कि भाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हमें दिखने वाला तो है नहीं, तो भाई कैसे पता चला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, हो सकता है लाइट गिर रहा होगा मेटल सरफेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला नहीं निकला, इसे हमने वेरीफाई कैसे किया। तो आइंस्टीन ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम्हारा तैयार किया। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था वो हम लोग समझेंगे, पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लो। अब वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आइंस्टीन ने तैयार किया था, जिसके थ्रू ये वेरीफाई हुआ था, वो क्या था, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखो ये आपका है मेटल सरफेस, इसे हम कहते हैं डिटेक्टर। ठीक है, ये आपका मीटर लगा हुआ है, ये आपका बैटरी, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। देखो अगर स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है, बात को समझना, अगर स्विच जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो वैसे क्या होता है कि अभी देखा जाता है एमीटर में किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि सर्किट जो अभी भी स्टिल क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए ऑब्वियसली करंट जो फ्लो नहीं कर रहा है। तो चलो ये तो हमने समझ लिया। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने स्विच ऑन करके रखा हुआ है, इसमें एमीटर में किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं यहाँ पे देखा जा रहा है। अब हमने क्या करा दिया, ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे हमने तुम्हारा क्या करा दिया, लाइट को इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, यहाँ हमने लाइट इंसिडेंट कराया। अब ये जो लाइट इंसिडेंट किया, इसका एनर्जी इस वर्क फंक्शन से, ये जो मेटल है ना, इसके वर्क फंक्शन से ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा रहा होगा। तो जैसे ही ज्यादा था तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आपका इजेक्ट हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुआ। अब आप ये सोचो, इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट होगा तो यहाँ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगा, तो याद रखना वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती कहाँ से है। तो जैसे मान लो
वर्क फंक्शन का जो वैल्यू है वो मान लो 5 है, 5 जूल है, और लाइट का जो एनर्जी आप इंसिडेंट करा रहे हो मान लो 12 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया 7 का। तो वो जो डिफरेंस आपका एनर्जी का आ रहा है ना वो पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मतलब इसके पास अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रहा तब तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन मान लो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल के थ्रू हम इसे बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट कराया गया तो हमने ऑब्जर्व किया कि एमीटर में तुरंत डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो एमीटर में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स के करंट सर्किट में फ्लो करने लग गया। तो अब यहाँ से मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि बिना इलेक्ट्रॉन के फ्लो के करंट जो है वो सर्किट में फ्लो कर नहीं सकता था। ठीक है, अगर करंट फ्लो किया मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, और इलेक्ट्रॉन फ्लो किया मतलब पक्का मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा। और वो कब हुआ, जब तुम्हारा लाइट उसको तुम्हारा क्या किया, रेडिएट किया। रेडिएशन के कारण इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकला। तो देखो जो मेटल सरफेस का हमने इसमें यहाँ पे हमने केस देखा था, तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो भी रहा था तो इस इलेक्ट्रॉन को हम जो है ऑब्वियसली देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन इस फेनोमेनन के थ्रू हमने उस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, समझा कि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हुआ होगा, डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट किया होगा, देन उसके बाद करंट जो है सर्किट में फ्लो किया होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसी से डिफाइन करते हैं ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो हम लोग समझ गए। ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड, इसे हम नाम देते हैं फोटो करंट। ठीक है, तो अब ये जो फोटो करंट है ये किस पे डिपेंड करता है, तो फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। ठीक है, फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स। ये इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगा। अब इंटेंसिटी ऑफ फोटोन क्या होता है भाई, तो ये समझो, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स is equals to number of photons पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कितना फोटोन इस एरिया को स्ट्राइक कर रहा है, जो पर यूनिट एरिया एक सेकंड में कितना फोटोन इसको स्ट्राइक कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। तो अब आप ये सोचो कि मान लो कि अगर नंबर ऑफ फोटोन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा निकलेगा, तो ऑब्वियसली करंट भी उस सर्किट में क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। मतलब ये कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोन इंटेंसिटी। ठीक है, और इसका मतलब ये कि अगर हम बात करेंगे ब्राइट लाइट की, तो ब्राइट लाइट produces more photocurrent than dim light। अगर हम dim light के रेस्पेक्ट में बात करें तो ब्राइट लाइट जो होगा वो ज़्यादा फोटो करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा तुम्हारा। ठीक है, सो यहाँ से ये चीज़ हम एक्सप्लेन, यहाँ से ये चीज़ हमारा क्लियर हो सकता है। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं ब्लू लाइट की बात करें, रेड लाइट की बात करें, तो ब्लू लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस करेगा इन कंपैरिजन ऑफ रेड लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा ब्राइट है, रेड लाइट तुम्हारा जो है वो लेस ब्राइट है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ब्राइटनेस के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि सर्किट में फोटो करंट जो है वो कितना फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से थ्रेशोल्ड का भी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, कि ये जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है या थ्रेशोल्ड आपका एनर्जी या वर्क फंक्शन जो है ये क्या होता है। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मिनिमम एनर्जी above which if energy is incident on a metal surface electrons can be ejected from metal surface। ठीक है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग कह रहे हैं, या वर्क फंक्शन कह रहे हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, फाई नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ तक नोट करो, इसके बाद इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे फिर हम लोग आते हैं।
अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हमने कहा E इज द एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ठीक है, और फाई नॉट हमने कहा इज द वर्क कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो E को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू, और इसे हम लैम्डा के टर्म में एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, जहाँ पे जो न्यू है इसे हम लोग कह सकते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन भी कह सकते हैं तुम्हारा, और इसे हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। ये सेम उसी तरह से अगर फाई नॉट है तो फाई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, और इसे लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट, और न्यू नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और लैम्डा नॉट को हम लोग कह सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमने क्या कहा था कि भाई ये जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी देखो आप एनर्जी ई इंसिडेंट करा रहे हो किसमें, फाई नॉट में, और ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन है। ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, यहाँ जो आपका m है बेसिकली क्या हो रहा है, कौन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मास तो हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। एंड v क्या है आपका, तो v है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से h न्यू को हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, हमने लिख दिया एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं सर, ये एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलो आप यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद अगले टॉपिक में आते हैं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या हम लोग सोचते हैं, ध्यान से इसको देखो कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि हमने ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया था, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये मेटल सरफेस और ये डिटेक्टर आपका, ये हमने इसे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया था, और इसे हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे, और लाइट इंसिडेंट करा था, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा इस मेटल सरफेस से इजेक्ट होके इसकी तरफ जा रहा था। अब ये मान लो हमने सर्किट ऑन रखा है, एकदम सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, और इससे जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो एनर्जी कितना एसोसिएटेड है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अब हमें करना क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो मान लो वो एनर्जी हमें देना पड़ रहा है W, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के अगर इक्वल हो जाए तब तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रुक जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी से, तो अगर हम लोग एग्जैक्टली W एनर्जी प्रोवाइड करें अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग ने क्या कर दिया, बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। तो हम क्या करेंगे, जो बैटरी है ना उसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स कर देंगे तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा। अब रिवर्स डायरेक्शन में हम पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका W है ये कुछ और नहीं, ये एक्चुअली में आपका है इलेक्ट्रिकल आपका वर्क डन है, जो आप किससे कंट्रोल कर सकते हो, इसे कंट्रोल कर सकते हो बैटरी के थ्रू। इसका वैल्यू क्या लिखते हो, V/Q। तो मतलब देखो पोटेंशियल, देखो Q तो कांस्टेंट है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन E तो फिक्स है, E का वैल्यू फिक्स है, लेकिन V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसे आप वैरी करते जा रहे हो, ये आप वैरी कर रहे हो, इसे वैरी करके मतलब आप पूरे V और E के प्रोडक्ट को वैरी कर रहे हो। कुल मिला के इसके वैल्यू को आपको किसके बराबर करना है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाएगा, ठीक है। और
अगर हम यहाँ पे अगर एक अमीटर अगर हम लगा दें तो उस अमीटर में हमें देखने को मिलेगा भाई कि किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तब समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक गया है। तो वो जो रिवर्स डायरेक्शन में हमने धीरे धीरे पोटेंशियल को बढ़ाया है और सडनली एक ऐसा पोटेंशियल पहुंचा होगा जहां पे उस पोटेंशियल डिफरेंस V और E का प्रोडक्ट तुम्हारा इक्वल हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी के, उसी पोटेंशियल को हम लोग नाम दे रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, द पोटेंशियल अप्लाइड इन रिवर्स डायरेक्शन such that the supplied electrical energy equals to किसके इक्वल हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electrons, then there will be no movement of electron and therefore no deflection in ammeter, showing that there is no current flowing in the circuit। ठीक है, तो मतलब कि वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसी पोटेंशियल को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, दिस पोटेंशियल is known as stopping potential, let V naught be the stopping potential, then electrical energy supplied by battery। तो बैटरी के थ्रू अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना सप्लाई किया जा रहा है, तो E इंटू वी नॉट। ठीक है, एंड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए E इंटू वी नॉट का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बाई E। अब आप ये सोचो कि भाई सर्किट में मान लो कितना भी करंट फ्लो कर रहा हो, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, हमेशा तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड कर रहा है। E तो कांस्टेंट है, ठीक है, E का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो E तो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपका इंसिडेंट एनर्जी पे। तो भाई इंसिडेंट एनर्जी जो है ऑब्वियसली वो भी आपका क्या है, एक तरह से कांस्टेंट वहाँ पे है। तो मतलब ये कि अगर ये कांस्टेंट है तो कितना भी आप फोटोन्स गिरा दो वहाँ पे, चाहे 100 फोटोन्स गिरा दो, 200 फोटोन्स गिरा दो, काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करता है फोटोन के एनर्जी पे, ना कि नंबर ऑफ फोटोन्स पे। तो मतलब ये कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता है कि उस समय सर्किट में कितना फोटो करंट फ्लो कर रहा है। सो हम यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent of photocurrent flowing in the circuit। उस समय क्या सर्किट में फ्लो कर रहा होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस का बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो हमने एक चीज अभी देखा था कि देखो जो हमने इक्वेशन पढ़ा उसी इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग ग्राफ बात करें तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसके बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाए
तो देखो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन हमारे पास क्लियर है, क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेज है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हमें वाई एक्सिस पे रखना है और न्यू को हमें एक्स एक्सिस पे रखना है, और माइनस ये एच न्यू नॉट आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में आपका ग्राफ बन गया। तो ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से समझो। तो मान लो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी ले लिया। तो देखो सबसे पहले इंटरसेप्ट जो बोल रहा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, माइनस सी है ना, तो माइनस सी का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट ले लिया इसका एच न्यू नॉट, ठीक है, और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, m का वैल्यू h है यानी प्लस h है। तो यहाँ से ये आपका जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका हो गया स्लोप का वैल्यू डेट इज h, ठीक है, पॉजिटिव है। और ये जो यहाँ पे ग्राफ आपका कट कर रहा है ये ऑब्वियसली क्या होगा, न्यू नॉट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम था, मतलब एनर्जी कम था, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से हमने बढ़ाया, जो इंसिडेंट एनर्जी उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा, तुरंत काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली यहाँ पे क्या हम लोग को दिख रहा है, प्रोपोर्शनल का ग्राफ दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा जब न्यू का वैल्यू क्या होता जाएगा, हमारा बढ़ता जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करें, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। अब देखो हमें भी पता है कि इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ मतलब किससे होता है, इस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। इंटेंसिटी क्या बताता है भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताता है। आप कितना भी फोटोन गिराओ उससे कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी उससे नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि आप जो फोटोन गिरा रहे हो उसकी एनर्जी कितनी है। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज इंटेंसिटी का ग्राफ, ठीक है, तो हमारा ग्राफ का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, तो सिंपली कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई चेंज नहीं होगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में इंटेंसिटी को अगर हम लोग वैरी करते हैं तो। ठीक है, हमारा तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरा आपका हो गया फोटो करंट, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, वर्सेस पोटेंशियल। इनका ग्राफ हम लोग देखते हैं। देखो तो मान लो हमने y एक्सिस पे फोटो करंट ले लिया और x एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो अभी सर्किट में जो है वो I1 करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में अगर मान लो I2 करंट फ्लो कर रहा है और सर्किट में मान लो I3 करंट फ्लो कर रहा है। देखो ये जो करंट होता है ये डिपेंड करता है लाइट के ब्राइटनेस पे, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, मतलब क्या सर्किट में उस समय करंट फ्लो कर रहा है उस पर कोई मतलब नहीं है। जब आप रिवर्स डायरेक्शन में आप अगर पोटेंशियल को बढ़ाओगे, तो मान लो रिवर्स डायरेक्शन में हमने बढ़ाया, अल्टीमेटली इस वी नॉट पोटेंशियल पे क्या हो गया, फोटो करंट जीरो हो गया। सेम उसी तरह से अगर I2 पे रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, उस वक्त जीरो हो जाएगा। I3 के लिए भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखो, फोटो करंट कुछ भी है, सभी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू वही आ रहा है, जो इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि आपका जो फोटो करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इंडिपेंडेंट होता है कि फोटो करंट के, कि उस समय सर्किट में क्या फोटो करंट वहां पे फ्लो कर रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वी नॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को पता है तो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, फिर इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें बोला जा रहा है एक बेरियम मेटल है, तो बेरियम मेटल को इरेडिएट किया जा रहा है फ्रीक्वेंसी। देखो आपका ये जो बेरियम का मेटल दिया गया है, इसमें आपका इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ 400 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और इसमें जो एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी है 600 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो बोला जा रहा है वर्क फंक्शन कितना होगा, तो पहले तो वर्क फंक्शन लिख लेंगे एच न्यू नॉट, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34 एंड न्यू नॉट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 400 इंटू 10⁻14। तो ये आपका आ गया जूल में,
ठीक है, तो फाइंड आउट हमने निकाल लिया। अब बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता था? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल होता था। तो हमने एच कॉमन ले लिया, तो न्यू माइनस न्यू नॉट, यहाँ पे दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 6.626 इंटू 10⁻34 एंड न्यू माइनस न्यू नॉट मतलब 600 माइनस 400 दैट इज 200 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, सो यहाँ से आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लेते इसमें से अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही गया, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका स्क्वायर रूट, तो 2 इंटू जो भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा वो पुट कर देंगे बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिक आपका फॉर्मूला वही है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाता है। बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कहीं पे कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, कहीं इजीली सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन इसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।